हेलो माय डियर, टुडे हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। 10th क्लास की हिंदी विषय हिंदी कक्षा 12 पाठ का शीर्षक संध्या सुंदरी और लेखक हैं इसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 21 फरवरी 1896 को, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को। इनके बारे में एक छोटी सी लघु कथा है, आपको बताना चाहूँगा। एक बार ये जब इलाहाबाद में रह रहे थे तो अपनी मुँह बोली बहन महादेवी वर्मा के यहाँ गए। रक्षाबंधन का दिन था और जब उनके घर रिक्शे पर पहुँचे तो इन्होंने कहा, अरे बहना 12 रुपये लेके निकल आओ। तो बहना निकली और कही 12 रुपये क्यों? कहा 2 रुपये रिक्शे वाले को और 10 रुपये राखी की बधाई। राखी बांधोगे तो उसको देंगे। तो मतलब इतनी आर्थिक विपन्नता के साथ रहते थे ये अपने छायावाद के दो महानायक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। हालांकि छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावाद जिसने ब्रज भाषा को हटाकर खड़ी बोली को हिंदी में पूर्णतः प्रतिष्ठित किया और जिसको खड़ी बोली का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे इनके काव्य ग्रंथ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अड़िमा, नए पत्ते, आराधना और बहुत लंबी कविताओं में इनके तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो है अपनी बेटी पर इन्होंने, जो 19 वर्ष के होने के बाद मृत्यु हो गई थी, जैसे ही शादी किया था, उसके ऊपर हिंदी की सबसे अच्छी शोक गीतों में से एक मानी जाती है और कालजयी रचना है इनकी। गद्य रचनाओं में इनके चतुरी, चमार, विल्लेसर, वक्रीहा, प्रभावती, निरूपमा आदि इनके आते हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य की तत्कालीन काव्य परंपरा का खंडन करते हुए छंद एवं छंद मुक्त कविताओं की रचना आरंभ की थी। आज जो प्रस्तुत पाठ है इसमें संध्या सुंदरी का इन्होंने जो सुंदर वर्णन किया है, मानवीकरण किया है। संध्या तो आप जानते हैं जो शाम होती है, और बहुत सुंदर इन्होंने इसमें वर्णन किया है संध्या सुंदरी का। ठीक है, तो आइए इसी कविता को आज हम लोग रसास्वादन करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कितना सुंदर इन्होंने लिखा हुआ है इस कविता को। इससे पहले मैंने आपको इनकी जो 2 कविताएं हैं, इसमें एक संध्या सुंदरी थी और एक बादल राग मैंने प्रस्तुत किया। आइए इसकी सुंदरता देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। ये बता रहे हैं कि संध्या सुंदरी जैसे कोई परी, कोई अप्सरा के समान, कोई अप्सरा हो जैसे वो उतर रही है आसमान से। दिवसावसान दिवस का अंत यानी संध्या है। मेघ में बादलों से युक्त संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी यानी अप्सरा, परी सी अप्सरा के समान। तिमिरांचल अंधकार पूर्व अंचल जो होता है, हास विलास, हास और आनंद, अभिषेक माने राज तिलक। यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि इस दिन की समाप्ति हो गई है और मेघों से धीरे धीरे आकाश से संध्या रूपी अप्सरा उतर रही है। वह अपने आंचल में अंधकार को भरे। भाई संध्या होगी तो संध्या में तो अंधकार आता, धीरे धीरे अंधकार
पूरा छा जा रहा है। संध्या के आगमन के साथ धरती पर चारों ओर अंधकार फैलने लगता है। अंधकार से भरा उसका आंचल एकदम शांत है, उसमें जरा भी चंचलता का आभास कहीं नहीं है। संध्या रूपी सुंदरी के अधराधर, उसके अधर बड़े मधुर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा गंभीर है। उसमें मोद व प्रसन्नता को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का माने कोई खुशी और चेष्टा नहीं है। संध्या के समय सुंदरी के काले होते बालों में गुथा एक तारा है जो अभिषेक का प्रतीक है। उसके काले घुंघराले बालों में गुथा एक ही तारा हंस रहा है, और वह हंसता हुआ तारा ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो वह हृदय राज की रानी का अभिषेक राज तिलक कर रहा हो। इस तरह से वह तारा दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं दूसरा पद्यांश। बहुत सुंदर वर्णन किया है, एक मानव की भांति, एक मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन किया गया यहाँ पर। पर्सनिफिकेशन तो जानते हैं, जब किसी भी जीव निर्जीव चीज में मानव के गुण को डाल दिया जाता है कवि महोदय के द्वारा, तो उसको मानवीकरण कहते हैं। संध्या में मानवीय गुणों को दिखाने की चेष्टा की गई हमारे कवि महोदय के द्वारा, इसलिए यहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी का मानवीकरण किया गया है, संध्या का मानवीकरण किया गया है। अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, अलसता की शीलता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, छास अंबर सी पथ से चली, छासी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा शब कहीं। अलसता माने आलस्यता, मादकता, नीरवता माने सुनसान शांत मौन, अंबर पथ माने आकाश मार्ग, अनुराग राग आलाप प्रेम राग का संगीत, नूपुर माने घुंघरू, अव्यक्त माने जिसे व्यक्त न किया जा सके। यहाँ पर संध्या की नीरवता और निस्तब्धता का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया हमारे कवि महोदय के द्वारा। क्या किया गया है? कवि यहाँ कह रहा है कि संध्या सुंदरी आलस्य की लता के समान है, फिर भी वह कोमलता की कली है। आलस्य विद्यमान होते हुए भी उसमें कोमलता का गुण है। कवि कहता है संध्या सुंदरी की सखी के रूप में नीरवता को संध्या सुंदरी की सखी बताया है, और वह कहता है संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बांह रखे हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती चली आ रही है। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य अभिप्राय है कि संध्या सुंदरी कोमल कली के समान खिली नीरवता के कंधे पर बांह डालकर छाया के समान अंबर पथ से उतरती चली आ रही है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, ना ही प्रेम का संगीत आलाप सुनाई पड़ता, उसके घुंघरुओं में भी रुनझुन ध्वन सुनाई नहीं पड़ती है। संध्या सुंदरी अपने भीतर अंधकार का साम्राज्य लेकर आ रही। भाई संध्या आएगी तो अंधकार ही आएगा, उसके आने से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, चारों ओर अंधकार का वातावरण होता है। निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 कर अत्यंत मंद स्वर सब जगह गूंज रहा है। कहने का मतलब सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य है, शांति का साम्राज्य है, मौन का साम्राज्य है। सब लोग शांत नहीं हो जाते। जब आप देखते हैं संध्या आती है, धीरे धीरे सारे जीव जंतु अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं और एकदम शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हर कोई, चाहे मनुष्य हो, अपने काम से लौटते हैं। पशु पक्षी जहाँ जाते हैं विचरण करके अपने भोजन की तलाश में गए होते हैं, वो सब अपने अपने घरों पर पुनः अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं और एकदम शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जब संध्या आती है धीरे धीरे लोग समझते हैं कि अब शांति का समय आ गया है, आराम का समय आ गया है। आगे देखते हैं अगला। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलनी दल में सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्षा स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलित प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप
है गूंज रहा सब कहीं। फिर वही बात है, व्योममंडल आकाश मंडल जग तीतल पृथ्वी तल अमल कमलनी दल में निर्मल कमलनी की पंखुड़ियों में सौंदर्य गर्भिता रूप गर्भिता अति विस्तृत अत्यधिक चौड़े विस्तार वाले वक्षा स्थल हृदय स्थल हिमगिरी माने हिमालय, अटल माने होता है निश्चल, उत्ताल माने ऊंची, तरंगाघात लहरों की चोट, प्रलय घन प्रलय कालीन बादल, गर्जन जलद समुद्र की गर्जन, क्षिति माने पृथ्वी, अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि, अव्यक्त माने अस्फुट अनुभव न होने वाला। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का कोमल और कठोर दोनों रूप प्रस्तुत किया है। और यहाँ कवि कहते हैं, संपूर्ण आकाश मंडल में धरती पर शांत सरोवर में विचार मग्न कमलिनी के समूह में अपने सौंदर्य के मान में इठलाती नदी के विस्तृत वक्षा स्थल पर अपने संपन्न सौंदर्य पर अभिमान करती नदी की अत्यंत विशाल हृदय स्थल पर धीरे धीरे और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की उत्तुंग चोटियों पर निश्चल भाल के ऊपर उठते हुए शिखरों पर प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर, पृथ्वी तल में, विपुल जलराशि में, प्रकाश में, आकाश में, वायु में, सर्वत्र व्याप्त अग्नि में केवल यही एक शब्द सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक तरह से पूरे इस संसार में चुप चुप का शब्द ही सुनाई पड़ रहा है, वो भी अस्पष्ट रूप से, अव्यक्त रूप से। कहने का तात्पर्य है सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य विद्यमान है। चुपचाप आती हुई संध्या सुंदरी ने वातावरण की अनुकूलता में, रक्षा में गंभीर और नीरवता के जीने पर्दे डाल दिए हैं। सब जगह एकदम शांति का वातावरण बना दिया है, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो, पृथ्वी हो, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत हो, सब के सब शांत हो गए। क्यों? क्योंकि संध्या सुंदरी जो आ रही है, संध्या अप्सरा जो आ रही है, उसके आगमन से शांति का ही साम्राज्य हो गया है। हर जगह कभी महोदय कहीं ऐसा नहीं जगह छोड़े जहां ना पहुंचे हों, और सब जगह शांति का, नीरवता का साम्राज्य स्थापित हो गया है। क्योंकि संध्या सुंदरी अप्सरा के समान जो हमारी संध्या आ रही है, सब जगह शांति शांति शांति। और क्या है, कुछ नहीं मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहिष्णे प्याला एक पिलाती। वाह वाह। और क्या है, कुछ नहीं मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहिष्णे प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहा कुल कमनीय कंठ से, आप निकल पड़ता तब एक विहाग, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। सहिष्णे माने स्नेह पूर्वक, अंक माने गोद, विस्मृति माने भूलना, अगणित माने असंख्य मीठे सपने, मधुर मधुर अभिलाषाएं, निश्चलता गतिहीनता, अनुराग माने प्रेम, विरहाकुल माने विरह से व्याकुल, कमनी माने सुंदर, विहाग माने अर्धरात्रि के बाद गाया जाने वाला राग। यहाँ पर संध्या के आने से संपूर्ण विश्व विश्रामावस्था में पहुंचा देती है। संध्या कैसे? कवि जी कहते संध्या काल में अनुभव न होने वाले चुप चुप शब्द के अतिरिक्त कुछ और शेष नहीं है, चारों ओर शांति विद्यमान है। अर्थात संध्या ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जब संध्या आ जाती है उसके बाद रात्रि आती है, एक तरह से पूरा अपना साम्राज्य उसका स्थापित हो गया है। अपने आगमन से उसने संपूर्ण विश्व को एक समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया, मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है और थके हुए प्राणियों को मदिरा का प्याला भरकर स्नेह पूर्वक पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी रात्रि में चिर निद्रा में लीन हो जाती। जैसे संध्या कोई अपने साथ एक मदिरा लाती है, सबको पिला देती है, सो जाओ, सारी दुनिया सो जाती है। वाह, क्या कवि की कल्पना है कि सबको कहती सो जाओ, अपने साथ कोई मदिरा जैसे लाती है और बड़े प्रेम से सबको पिलाती है। बहुत दिन भर खटखट कर लिए, बहुत दौड़ धूप लिए, अब सो जाओ, थके हो गए, अब सो जाओ सो जाओ। वह सभी प्राणियों को उनके सुख दुख दर्द भुलाकर असंख्य मीठे मीठे सपने दिखलाती है जो उनकी इच्छाओं कामनाओं के वशीभूत होते हैं।
हम मनुष्य प्राणी क्या करते हैं, दिन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। संध्या कहती है अब दौड़ने का समय समाप्त हो गया, अब आप सो जाइए, मीठे सपनों में खो जाइए, और मैं लाई हूं ना मदिरा, पी लीजिए। मतलब वह इसको मदिरा के रूप में कह रहे हैं कि आती है जैसे कोई लेकर के और सबको पिला के सुला देती है। जैसे आप देखते नहीं कि मदिरा पिला दो सबको सुला दो, जो इस प्रकार संध्या स्वयं अपने अस्तित्व का त्याग कर रात्रि में लीन हो जाती है। संध्या खुद मिट जाती है, वो तो रात्रि में बदल जाती है। और रात्रि के इस दृश्य को देखकर कवि का हृदय अनुराग प्रेम से भर उठता है, क्योंकि उसे अपने प्रिया की याद आने लगती है, अपने यार की याद आने लगती है, अपने प्रिया, अपने किसी मीठे अच्छे प्रिया की याद स्मृति सताने लगती है, और जिससे वह विरह से व्याकुल होकर उसके कंठ अर्थात वेदना के रूप में जो स्वर प्रकटित होता है वही विहाग का रूप धारण कर लेता है। यानी तब की जो उसके आवाज निकलती है कवि की, वो विहाग का रूप, माने आधी रात के बाद गाए जाने वाला जो राग होता है उसका रूप धारण कर लेते हैं। जानते हैं कविता कब प्रस्फुटित होती है, कविता कब जन्म लेती है? जब उस किसी के व्यक्ति के हृदय में दुख हो, विरह हो, तब जाके कविता का जन्म होता है। तो विहाग राग पैदा हो जाता है कवि के हृदय में। ये कविता का यहाँ पर सुंदर सा पाठ हुआ है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने संध्या सुंदरी का वर्णन किया है कि कैसे वो आती है, शांति का साम्राज्य स्थापित करती है, पूरे संसार में आलस्यता से भरी है लेकिन कोमलता भी है, और कोई आवाज नहीं, सिर्फ चुप 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 विद्यमान है। और कैसे वह सुंदरी सबको मदिरा जैसे प्रेम पूर्वक पिला के सबको सुला देती है, और अंत में खुद भी रात्रि में विलीन हो जाती है, और कवि के हृदय में अपने प्रिया की याद में एक विहाग राग छेड़ देती है, और वो रचना करने लगता है, विहाग राग में डूब जाता है। इस तरह से संध्या सुंदरी का बहुत सुंदर और मनमोहक वर्णन हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आनंद उठाएंगे, खूब आनंदित होंगे। इसी के साथ अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।